पास्ट में तो काफ़ी जीनियस लोग गुजरे हैं, मगर एल्बर्ट आइंस्टाइन उन सबसे बिल्कुल मुख्तलिफ थे। आइंस्टाइन का ब्रेन इतना तेज था कि काफ़ी मुश्किल कैलकुलेशंस और प्रॉब्लम्स को वो खुद ही अपने ब्रेन की मदद से ही सॉल्व कर लेते। मगर फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि मरने के बाद आइंस्टाइन के दिमाग को चोरी छुपे निकाल लिया गया। आइए जानते हैं इस क्वेश्चन का आंसर फैक्ट स्पॉट चैनल की इस वीडियो में। एल्बर्ट आइंस्टाइन 14 मार्च 1879 को जर्मनी में पैदा हुए। बचपन ही से आइंस्टाइन काफ़ी कम बोलते और अक्सर अपनी सोचों में ही गुम रहते। एल्बर्ट आइंस्टाइन को मैथ्स और साइंस के साथ काफ़ी लगाव था। इन दो सब्जेक्ट्स के अलावा वो तमाम सब्जेक्ट्स में फेल हो जाते। आइंस्टाइन एवरेज बच्चों से भी काफ़ी वीक थे। वो किसी भी सवाल को रट्टा लगाकर याद ना करते, बल्कि वो हर मसले को अपने ही माइंड में सॉल्व करते। सिर्फ 12 साल की उम्र में आइंस्टाइन के एक फैमिली ट्यूटर ने उनको ज्योमेट्री की बुक दी और सिर्फ एक ही दिन में उन्होंने पूरी बुक को रीड और क्लियर कर डाला। आइंस्टाइन ने अपनी लाइफ में ऐसी ऐसी थ्योरीज पेश की कि पूरी दुनिया को हैरान कर डाला। उन्होंने एवोगैड्रोस नंबर, क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जैसी थ्योरीज पेश की। ये तमाम थ्योरीज प्रेजेंट करने के बाद लोग ये समझने लगे कि आइंस्टाइन के पास आम इंसानों से भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रेन है। इस क्वेश्चन का आंसर लोगों को आइंस्टाइन की डेथ के बाद पता चल ही गया। 18 अप्रैल 1955 को ब्लड वेसल फटने की वजह से आइंस्टाइन प्रिंसटन हॉस्पिटल में मर गए। बेसिकली आइंस्टाइन को पहले से ही मालूम था कि मौत के बाद तमाम साइंटिस्ट उनकी बॉडी पर ज़रूर रिसर्च करेंगे, इसीलिए मरते वक्त आइंस्टाइन ने कहा कि मरने के बाद उनके जिस्म को जला दिया जाए। वो कभी नहीं चाहते थे कि मरने के बाद उनके दिमाग पर रिसर्च किया जाए। 18 अप्रैल 1955 को प्रिंसटन हॉस्पिटल में आइंस्टाइन की डेथ हो गई और उसके बाद एक पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर थॉमस हार्वे को आइंस्टाइन की ऑटोप्सी यानी पोस्टमार्टम के लिए मुंतखब किया गया। ऑटोप्सी को सुबह 8 बजे शुरू किया गया और डॉक्टर थॉमस हार्वे ने आइंस्टाइन की फैमिली से इजाज़त लिए बगैर ही आइंस्टाइन का ब्रेन निकाल लिया। डॉक्टर थॉमस हार्वी किसी भी तरह से आइंस्टाइन के ब्रेन को स्टडी करके ये जानना चाहते थे कि आखिर आइंस्टाइन के ब्रेन में ऐसा क्या है जिसकी वजह से वो इतना फेमस हुए। अब डॉक्टर थॉमस हार्वी जॉब से भी हाथ धो बैठे थे। आखिरकार वो आइंस्टाइन का ब्रेन लेकर पेंसिल्वेनिया के एक शहर फिलाडेल्फिया चले गए। वहाँ उन्होंने ब्रेन को मैयर किया और ब्रेन की फोटोज ली। फोटोज लेने के बाद उन्होंने ब्रेन को 240 छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर अपने घर के बेसमेंट में प्रिजर्व कर लिया। इसके बाद वो मुख्तलिफ शहरों में आइंस्टाइन का ब्रेन लेकर जाते रहे। काफ़ी शहरों में घूमने के बावजूद भी वो ब्रेन पर कुछ खास रिसर्च ना कर पाए। तब उन्होंने ब्रेन के हिस्सों को मुख्तलिफ न्यूरोपैथोलॉजिस्ट के पास भेजने के लिए सोचा ताकि वो इस पर डिटेल में रिसर्च कर सकें। काफ़ी सालों तक आइंस्टाइन के ब्रेन पर रिसर्च की गई। डिटेल्स के साथ रिसर्च करने के बाद आखिरकार 1985 में यानी ब्रेन चोरी होने के 30 साल बाद फाइनल रिजल्ट्स को लोगों के सामने लाया गया। जब फाइनल रिसर्च को रिवील किया गया तो इसमें देखा गया कि आइंस्टाइन का ब्रेन बाकी लोगों से काफ़ी मुख्तलिफ था। आइंस्टाइन के ब्रेन को जब बॉडी से निकाला और इसका वजन किया तो ब्रेन का वेट 1230 ग्राम्स था, जबकि आम इंसानों के ब्रेन का वेट 1400 ग्राम्स होता है। इसके अलावा आइंस्टाइन के ब्रेन का पैटर्न भी आम लोगों से काफ़ी मुख्तलिफ था। इसी पैटर्न की वजह से उनके ब्रेन में न्यूरॉन्स काफ़ी अच्छी तरह से फ्लो करते। न्यूरॉन्स के अच्छे फ्लो की वजह से ही वो काफ़ी मुश्किल सवालों को अपने ही ब्रेन की मदद से सॉल्व कर लेते। नाजरीन, बेसिकली हमारा ब्रेन दो हिस्सों में डिवाइड होता है। इन दोनों हिस्सों को कॉर्पस कैलोसम मिलाता है। आसान अल्फाज में बात करें तो कॉर्पस कैलोसम ही हमारे ब्रेन के दोनों पार्ट्स को एक दूसरे से जोड़े रखता है। तो जब आइंस्टाइन के ब्रेन में कॉर्पस कैलोसम देखा गया तो उसका साइज आम इंसानों के कॉर्पस कैलोसम से बड़ा था। कॉर्पस कैलोसम बड़ा होने की वजह से उनके ब्रेन के दोनों पार्ट्स का आपस में कनेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, जिसकी वजह से उनका ब्रेन काफ़ी तेज था। अगर उनके ब्रेन का कॉर्पस कैलोसम का साइज बड़ा ना होता तो आइंस्टाइन के ब्रेन का कनेक्शन भी आम लोगों जैसा होता। एल्बर्ट आइंस्टाइन न्यूरॉन्स के अच्छे फ्लो की वजह से ही काफ़ी मुश्किल सवालों को खुद अपने ही ब्रेन की मदद से हल कर लेते। इसके अलावा आइंस्टाइन के ब्रेन में एक रिंकल भी मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से उनका लोअर पैराइटल लोब आम इंसानों से 20% बड़ा था। इन तमाम डिफरेंसेस की वजह से उनमें मैथमेटिकल कैलकुलेशंस और चीज़ों को समझने की सलाहियत आम लोगों से काफ़ी ज़्यादा थी।
इसके अलावा बाद में भी काफ़ी स्टडीज़ में मुख्तलिफ चीज़ों को प्रेजेंट किया गया। बहुत सारे लोगों का कहना है कि आइंस्टाइन का ब्रेन बचपन ही से इसी तरह स्ट्रॉन्ग था, लेकिन अगर आइंस्टाइन के बचपन की बात की जाए तो बचपन ही से आइंस्टाइन अपनी क्लास के बाकी बच्चों से काफ़ी वीक थे। सिर्फ मैथ्स और साइंस में ही वो अच्छे मार्क्स ले पाते, इसके अलावा वो तमाम सब्जेक्ट्स में फेल हो जाते। आइंस्टाइन का ब्रेन आहिस्ता आहिस्ता इस तरह से स्ट्रॉन्ग हुआ कि जब भी उनको अपने किसी भी क्वेश्चन का आंसर ना मिलता तो वो बगैर रट्टा लगाए उस सवाल को अपने दिमाग की मदद से ही सॉल्व कर लेते। इसके अलावा आइंस्टाइन ने काफ़ी छोटी उम्र में ऐसी थ्योरीज पेश की जिसने सबको हैरान कर दिया, और E=mc² यानी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की वजह से भी आइंस्टाइन ने काफ़ी शोहरत पाई। आइंस्टाइन के ब्रेन पर काफ़ी रिसर्च करने के बाद ब्रेन को उनके वारिसों को वापस कर दिया गया। ब्रेन वापस करने के बाद आइंस्टाइन के वारिसों ने उनका ब्रेन फिलाडेल्फिया के एक म्यूजियम को दे दिया जो आज भी वहां पर मौजूद है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नई शानदार वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।